नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आप देख रहे हैं आज खास कार्यक्रम, खास वार्ता, जिसके तहत हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल GS चंद जी से, जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं टिहरी गढ़वाल के। और उनसे हुई इस वार्ता में पूर्व सैनिक और उनके परिवारों से संबंधित कई सारी बातों पर चर्चा हुई है। खास तौर पर जो इस वक्त की बड़ी समस्या है, नवंबर का महीना है और स्पर्श पेंशन को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों का वहाँ पर जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ बातें उन्होंने अहम बातें सामने रखी है, हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये रही वो तमाम जानकारियाँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे जिला के जो यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास टिहरी है, उसके यहाँ पर अधिकारी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल GS चंद। चंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। और हम जानना चाहेंगे सर कि इससे पहले आप भारतीय सेना का हिस्सा थे, वहाँ पर किस तरह आपके कहाँ आपने अपना योगदान दिया और कब आप रिटायर हुए सर? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल GS चंद भारतीय सेना में करीब 40 वर्ष सर्विस करने के पश्चात 2017 में रिटायर्ड हुआ और 2018 से मैं सैनिक कल्याण विभाग में तैनात हूँ। इससे पूर्व मैं पिथौरागढ़ में अपनी सेवा दिया। मैं उप निदेशक के पद पे भी रहा करीब 3 साल। उसके पश्चात मैं 14 जुलाई 2021 से मैं यहाँ पे इस टिहरी क्षेत्र के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं पूर्व सैनिक वीरांगनाओं से हमेशा संपर्क में रहूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए, चाहे वो उनकी पेंशन से संबंधित हो या उनकी अन्य कोई जो शिकायतें हैं, जो शासन प्रशासन से कई बार अपना मुद्दा उठाने के पश्चात भी जो अनसेटल्ड रह जाते हैं, उनको हम अपने प्रयासों से उन कार्यालयों तक उनका निस्तारण करने हेतु कार्रवाई करते हैं। और हम समय समय पर क्षेत्र के विभिन्न दूर दराज एरिया में जाकर के पूर्व सैनिक विधवाओं और उनके आश्रितों से संपर्क करते हैं। धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने बताया। और अपने दर्शकों को मैं बताता चलूं कि मैंने भी भारतीय नौसेना में 15 साल अपनी सेवाएं दी, और इसलिए खास तौर पर जो हमारे जो फौजी परिवार हैं उनको लेकर मेरा विशेष लगाव रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चंद सर से मिलने आया और मैंने ये कोशिश की कि जितने हमारे फौजी परिवार हैं, चाहे वो बॉर्डर पर हैं चाहे पूर्व फौजी हैं, उनकी क्या समस्याएं पीछे परिवारों की रह जाती है, हम उस पर एक चर्चा करें और जानें कि अगर उनके साथ समस्या हैं और वो अपनी समस्याओं का जो है समाधान किस माध्यम से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चंद सर से जानना चाहेंगे कि फौज का जीवन और फौज के आने के बाद, क्योंकि वो एक फौजी हैं और फौजी अफसर रहे हैं, ऐसे में उनका भी एक बहुत लंबा अनुभव है, 40 साल का उनका अनुभव है और 41 साल तो मेरी उम्र है, मतलब मेरी उम्र से भी 1 साल ज़्यादा उनका फौज का अनुभव है। और बहुत लंबी एक सेवाएं हैं जिस पर देश को उन्होंने अपने पूरा यौवन काल दे दिया। और हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से एक फौजी का जीवन होता है, जो वर्दी में होता है और वर्दी के बाद होता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब तक वो सेवा काल में रहता है, वर्दी में रहता है, तो उसकी देखरेख के लिए हमारी जो यूनिटें हैं, जो भारतीय सेना है, वो उसको देखभाल करती है। बट जो पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं देश के लिए दे करके सेवानिवृत्त होकर के अपने गाँव में
निवासरत हैं, उनका देखभाल करना सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का कार्य बनता है। इनमें कई चीज़ें जो है उनका अपना संपर्क उनके यूनिटों से या उधर से नहीं हो पाता है, तो हम लोग जो है उनकी जो है पेंशन संबंधी है, उनके डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है, और कोई और इश्यू भी हैं जो कि हमारे माध्यम से निस्तारण होना होता है, उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे कि जो सैनिक 1985 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, उनके पीपीओ में उनकी धर्मपत्नी का नाम अक्सर कहीं नहीं भी होता है, तो उसको हम ये मोटिवेशन करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं कि आप जो है इसको आप करवाइए, क्योंकि उनके जीवन काल के पश्चात उनकी फैमिली को उनका नाम पीपीओ में ना होने की वजह से उनको कोई परेशानी ना हो। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है फौजी भाइयों के लिए और उनके परिवार के लिए कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर आया, कोई फौजी रिटायर्ड आया है और रिटायर आने के बाद अगर उसको लगा कि पीपीओ में उसकी जानकारी परिवार की नहीं है, पत्नी की नहीं है, बच्चों की नहीं है, और ऐसे में अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, क्योंकि समय और बुरा और अच्छा वक्त कभी बता के नहीं आता है, ऐसे में अगर कोई बात हो जाती है तो निश्चित तौर पर अगर उसके कागजों में कुछ कमी है तो वो जिला हमारा सैनिक कल्याण जो पुनर्वास विभाग टिहरी है या प्रत्येक जिले में ऐसी व्यवस्था होती है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कार्यालय उनकी सेवाओं के लिए बैठा हुआ है, उनकी मदद से अपने जो उनके जो कागज छूटे गए हैं, जो वहाँ पे कमियां रह गई, उनको निराकरण करने का काम करें, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे बाकायदा अधिकारी हैं और वो आपकी सेवा के लिए हैं, क्योंकि जितने फौजी परिवार हैं उनकी सेवाओं के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है सब, क्योंकि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, और शिक्षा को लेकर फौजियों के मन में हमेशा, जो पूर्व फौजी हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि कहीं ना कहीं एक बात बताई जाती है कि बच्चों की शिक्षा के लिए रिटायरमेंट के बाद भी सरकार द्वारा ग्रांट दी जाती है, उसको लेकर क्या प्रावधान है? देखिए, जो आफ्टर रिटायरमेंट, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी जो है हमारा केएसबी की कुछ एक स्कीम है जो छात्रवृत्ति से हैं, और साथ ही हमारा जो है सैनिक संस्था उत्तराखंड जो है वो भी हमको कुछ छात्रवृत्ति देती है। उसके अलावा हमारा जो है पुत्री विवाह के लिए कुछ अनुदान केएसबी से भी मिलता है, जो हवलदार तक के रैंक के हैं उनकी पुत्री विवाह के लिए अनुदान 50,000 रुपये जो केंद्र सरकार देती है केएसबी के माध्यम से, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो ये दिया जाता है। सर, इसी में जानना चाहेंगे कि अगर हम पहले शिक्षा की बात करें कि शिक्षा में कौन से रैंक तक कर वो व्यवस्था बनी हुई है और कितना पैसा लगभग आज की समय में मिल रहा है? तो छात्रवृत्ति जो स्कीम है केएसबी की, केंद्र सरकार की, वो जो है 1 क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए है, जिसमें कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता है, जिसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया करने के पश्चात एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं, हम उसको चेक करते हैं। चेक करने के पश्चात हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारे निदेशालय से होते हुए केएसबी में जाता है, और जो ये पैसा है पूर्व सैनिक के खाते में ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। सर, ये भी देखा गया है कि ये पैसा जो है कभी कभी 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद आता है। ऐसा क्या कारण है कि ये इतना डिले हो जाता है? देखिए, ये है कि कभी कभार क्या होता है कि ये फंड वगैरह अलॉट होता है सरकार द्वारा, हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो या कुछ इस तरह हो, जिसकी वजह से विलम्ब जरूर हुआ होगा, बट ये जरूर दिया गया है। सर, इसमें रैंक, कौन से रैंक तक की ये व्यवस्था है? ये व्यवस्था है हवलदार तक के रैंक के लिए ये व्यवस्था है, और विधवाओं के लिए है, तो इसका ये अच्छा है। मैं सभी पूर्व सैनिक विधवाओं से ये गुजारिश करूँगा कि इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा लें
और समय समय पर इस पर जो डेट वगैरह आती है वो हम हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। और जो है इसकी वेबसाइट है हमारी केएसबी की, और उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से सर आपने पुत्री विवाह के लिए कहा, पुत्री विवाह का भी आपने कहा कि हवलदार के रैंक तक है और 50,000 का इसमें अनुदान की व्यवस्था। तो इसके लिए सर क्या प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत जाना पड़ता है? इस पुत्री विवाह हमारे देखिए 2 प्रकार से हैं, एक तो केएसबी का है और दूसरा हमारा उत्तराखंड जो सैनिक संस्था है उसके माध्यम से दिया जाता है। और जो है इसके लिए हवलदार तक के रैंक के लिए है, और इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उसमें आपका विवाह प्रमाण पत्र और बच्चे जो है बालिग होने चाहिए, उसके अलावा उसके सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ की जो पुष्टि हो सके, और इसके अलावा पूर्व सैनिक का कार्ड, एक्स सर्विसमैन का कार्ड है, डिस्चार्ज बुक की कॉपी है, पीपीओ की कॉपी है, ये सब इसमें संकलन किया जाता है। और उसके पश्चात जो है हमारे पास आएगा, हम उसको फिर चेक करेंगे, ऐसे जो सब नियम अनुसार या पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो उसको हम आगे रेकमेंड करके भेजते हैं। सर जिस तरह से जिले में आप हैं और प्रत्येक जो हमारे ब्लॉक हैं वहाँ पे जाना आपके लिए संभव नहीं है, ऐसे में क्या व्यवस्था बनाई गई है कि जो पूर्व हमारे फौजी परिवार हैं, सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको जानकारी जिनके पास डिजिटल माध्यम से भी नहीं पहुँच रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है कि किस माध्यम से वो शिकायत रेज कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं? क्या ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? देखिए जी, हमारे पास जो है इस जनपद में करीब 9 ब्लॉक में बांटे गए हैं, और प्रत्येक ब्लॉक में हमारे सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से हर परिवार, पूर्व सैनिक के परिवार से संपर्क किया जाता है। और उनकी कोई समस्या है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से हो, चाहे वो एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में जो बताना हो उनको, और इस प्रकार की जो भी पेंशन से संबंधित हो, ये सब चीज़ें हम उनके माध्यम से उन तक बताते रहते हैं, पूर्व सैनिकों से मिलते रहते हैं दूर दराज में उनके घर में जो भी है। और उसके अलावा जो हमारा टोल फ्री नंबर है, और जो हमने बैनर वगैरह बनाए हैं, जिनको हमने हर जो भ्रमण में हम ले जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं, और उनके माध्यम से भी वो हमारे साथ डायरेक्ट भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसको हम त्वरित जो है तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हैं और उसका निस्तारण करने की जी, 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 जी। सर जिस तरह से एक और अहम बिंदु है सर पूर्व सैनिकों को लेकर, और वो है सर ईसीएचएस। ईसीएचएस की सुविधा जो कि अस्पताल से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसको लेकर सर कई तरह की लोगों को सवाल हैं कि आजकल जो वर्तमान जो परिस्थिति के हिसाब से सर ईसीएचएस में परिवार के लोगों के लिए बात पैन कार्ड और इन तरह की बातें की जा रही है कि पैन कार्ड अपडेट होनी चाहिए। इसको लेकर क्या साफ स्थिति है सर? देखिए, ऐसा है कि जो ईसीएचएस की फैसिलिटीज़ है, वो पूर्व सैनिक की पत्नी, उनके माता पिता यदि वो उस पर आश्रित हैं, बच्चे जो कि 25 वर्ष तक के हैं, और पुत्री अविवाहित हैं, उनका इसमें जो है ईसीएचएस के माध्यम से स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है। परंतु ये शायद सरकार के संज्ञान में आया या क्या है, जिसकी वजह से सरकार ने एक चिट्ठी निकाली है हाल ही में, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं और जो माता पिता जिनकी आय 9,000 से ऊपर है, उन सब का जो है आय का प्रमाण पत्र
ECSS के वेबसाइट में अपलोड करना है, ताकि जो है अरसे जो वो पात्र हैं, 9,000 से कम उनका इनकम है, तो उनको आगे भी इसकी जो है स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। अन्यथा अरसे जो ये नहीं दे पाते हैं ये इनकम का सर्टिफिकेट्स, या उनकी आय 9,000 से ऊपर है, उनको जो है ये सरकार ने कहा है कि उनको जो है ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। सर, इसमें जो बच्चों का और माता पिता को लेकर तो आपने स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन जो पत्नी को लेकर है, क्या उसको लेकर भी कोई सवाल है? क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसा है? नहीं, पत्नी और एक्स सर्विसमैन को के लिए कोई ऐसा नहीं है। उनको पूर्व की भांति जो मेडिकल स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा। बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं उनको भी ये जो है मेडिकल स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। केवल सिर्फ 18 साल से ऊपर हैं, यदि वो कोई नौकरी कर रहे हैं या उनकी नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन 9,000 से नीचे की आय है, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। उसी प्रकार से माता पिता का भी यदि कोई इनकम 9,000 या 9,000 से ऊपर है, तो उनको ये सुविधा के लिए थोड़ा सा ये है, मतलब इनका जो है उस पर जो है सरकार ने फैसला किया है कि जिनकी आय है उनको ये सुविधाएं रोक दी जाए। निश्चित तौर पर सर, आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, माता पिता हैं और उनकी आय जो है 9,000 से ऊपर की है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर प्रावधान बनाए गए हैं। व्यवस्था में इसमें कुछ जो है अपडेट आया है। पत्नी और स्वयं फौजी को लेकर इसमें कोई बदलाव नहीं है। वो लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार उनको वो सुविधा मिलती रहेगी। सर, एक और बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो इसको लेकर आजकल सभी परेशान हैं, वो है स्पर्श में जो हमारी पेंशन, जो यार फैमिली पेंशन ट्रांसफ़र हुई है, उसको लेकर लोग परेशान हैं। क्योंकि जो खास तौर पर दिव्यांग हो चुके हैं फौजी, या उनके अगर कोई वीर नारियां थी वो पीछे से हैं, वो लोग भी दिव्यांग हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनके सामने दिक्कत हो चुकी है। क्योंकि कई लोगों को अभी तक इसमें जो है उनके आईडी भी नहीं मिली। ऐसे में वो लोग सर कैसे इस अपने जो कार्य को है इस कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि नवंबर का जो माह है वो उसकी अंतिम तारीख भी उसकी डेडलाइन है। जो स्पर्श में मैं बता दूं पहले कि जो 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनका जो है पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो चुका है, और उसके बाद भी ये फेस मैनर में सभी का होगा, बट ग्रेजुअली हो रहा है। और जिनका स्पर्श में हो चुका है उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल के माध्यम से स्पर्श के द्वारा ही किया जाएगा, जिसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आईडी है और दूसरा उनका पासवर्ड। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं ये बताता हूँ, जो आपके पास फ़ोन है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन है, जो कि आपके बैंक में भी है और आपके पेंशन से भी जुड़ा हुआ है, उनका एक मैसेज आया है जिसमें आईडी जो कि आपका पीपीओ नंबर का ही है, बट उसमें 01 लगाने के बाद वो आपका यूज़र आईडी बन जाता है, तथा उसके बाद जो है आपको एक पासवर्ड भी भेजा गया है। उसके माध्यम से उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। spursedefense.com में आप लॉगिन करके आप अपनी पूरी, ये बहुत अच्छा वो है सॉफ्टवेयर है स्पर्श, जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, और आप इसमें अरसे सुधार करना चाहते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार है, पैन है, डिफरेंट प्रकार की जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वो है। परंतु कुछ समस्या ये आ रही हैं कि जिनकी ट्रांसफ़र तो हो गया है, माइग्रेट तो हो गया है स्पर्श में, परंतु उनको आईडी नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला है, कट कर देना आप, है ना, पासवर्ड नहीं मिला है,
तो उनके लिए ये है कि आप लॉग इन कीजिए इस पे spursedefense.com पे, और यूज़र आईडी आपको अब पीपीओ नंबर है और जिसमें आपको 01 और लगाना है। उसके पश्चात फॉरगेट पासवर्ड की विधि से आप दूसरा पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उसको आप याद रखें पासवर्ड को, और उसके माध्यम से आप इस पे लॉगिन करके। सर इसमें एक सवाल और उठ के आ रहा है कि जो हमारे फैमिली पेंशन ले रही हैं वी नारियाँ, और उनका अगर अभी 2 3 4 साल के बीच में उनके साथ जो उनके पति थे वो नहीं रहे और उनको अगर पेंशन मिल रही है और उनका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ, तो वो कैसे करेंगे? देखिए जी अर्षद, जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नवंबर में महीना है, सब पूर्व सैनिक विधवाएं जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं उन सबको लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आगे की पेंशन रुक सकती है। तो मेरी ये वो है कि ये समस्या जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया है। ये इस प्रकरण हमारे पास भी आ रही हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। वैसे तो लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा डिजिटल पूर्व की भांति भी। बैंक में आप जाइए, जिस बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं वहाँ पे बैंक मैनेजरों से भी हमारी बात हो चुकी है और इसमें निर्देश भी आ चुके हैं, वो लोग करेंगे इसको। जिसका नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, जिसका फिंगरप्रिंट नहीं हो पा रहा है, आई का वो नहीं हो रहा है, आधार उसको कैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे का जो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी अभी किया जा रहा है। हर बैंक में ये प्रावधान या इसकी सूचना दी गई है। यानी कि सर आपका कहना यह है कि जो लोग पूर्व की भांति बैंकों में जा रहे थे तो इस वर्ष बैंक में जा सकते हैं और बैंक उनको मना ही नहीं करेगा, ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मेरी कुछ दिन पहले मैंने समस्या आई थी तो मैंने स्पर्श जो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में सेल है वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि स्पर्श अभी नया एक वो है सॉफ्टवेयर है, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें कभी कभी आ भी रही हैं, तो उसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पूर्व की भांति जो है जीवन प्रमाण जो जिस पे होता था पहले भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट, उस तरह से भी कर सकते हैं। और जिनका एट ऑल कहीं नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो उनका जो है एमएलसी जो कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी उसमें बैंक को दे सकते हैं जिस बैंक से वो पेंशन ले रहे हैं। सर जिस तरह से मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया कि एमएलसी को लेकर वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के साइन करने की बात कही गई है, तो कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं सर जो उस पर साइन करके जो है पेंशनर को दे सकते हैं? देखिए, राजपत्र अधिकारी आपको भी मालूम ही होगा, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हुए, पोस्ट मास्टर हुआ और एसडीएम हुए, और बाकी जो भी अरसे जो वहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी हैं, जो गैजेटेड अधिकारी आते हैं, उनका सबका ये दस्तखत करने के बाद हो सकता है, और बैंक मैनेजर खुद भी इसको कर सकता है। हाँ, मतलब अब ये बात साफ है कि अगर आपको कोई अधिकारी नहीं मिल रहा तो आप अपने पास की कोई सरकारी जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे जाइए, वो उसके प्रिंसिपल से आप करा सकते हैं। उनको आप बाकायदा जाके अपने डॉक्यूमेंट पीपीओ वगैरह दिखाने के बाद, अपने आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद आइडेंटिटी, और उसके बाद उनसे आप साइन करवा सकते हैं, उनको समझा के कि किस लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जब तक आप समझाएंगे नहीं वो भी समझेंगे नहीं। और बैंक अधिकारी से भी आप ये काम करवा सकते हैं। हालांकि बैंक अधिकारी आपको मना भी कर सकते हैं क्योंकि वो कहेंगे कि हम ही इसको भरने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हमको भी लगता है, इसलिए हम आपसे ये बात शेयर करें। लेकिन जिस तरह से चंद सर ने हमें जानकारी दी और आपकी महत्वपूर्ण जानकारी दी, चंद सर हम एक जो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में लोग हैं, फौजी हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि सिंचाई विभाग को लेकर, राजस्व विभाग को लेकर और आपके पीडब्ल्यूडी को लेकर, पीएमजीएसवाई को लेकर लोगों की शिकायतें होती हैं। लोगों के खेत कट गए, लोगों के जो है अन्य तरह के वहाँ पे जो है फसल का नुकसान हो गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। वो बार बार शिकायत करते हैं, ना उनको ज़्यादा जानकारी होती है, उनको वो शिकायत करते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात, अगर विभागों में फौजियों के लिए कोई सब्सिडी योजना है तो फौजियों को साइड किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि भाई आपको क्या, ये तो बेरोजगारों के लिए है। तो इस पर भी आप स्थिति स्पष्ट करें कि क्या कुछ है। देखिए, जो ऐसे प्रकरण है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपका केस चल रहा है
और आपकी फौजदारी की केसेस हैं, ज़मीन से कोई रिलेटेड केसेस हैं, जो सिविल महकमे से होना है वो आपने प्रयास किया, आप उनके पास गए, आपने एप्लीकेशंस वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो उसके तहत करने की कोशिश की, बट उसके बावजूद भी यदि नहीं हो पाता है तो आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें पूरा विवरण हो और बाकी जो आपके द्वारा की गई कार्रवाई का जो प्रतिलिपि, चिट्ठियों की प्रतिलिपि के साथ हमारे पास भेजें। हम जिला में जो है एक नोडल अधिकारी नामित हैं, उनके माध्यम से हम इसको उन विभागों से जो है शीघ्र अतिशीघ्र इसका निस्तारण करने हेतु हम उनसे अनुरोध करेंगे, और जो भी प्रयास जो भी होगा, जितनी भी जल्दी से उसका निस्तारण हो जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से स्वरोजगार की बात कही जाती है सर, पूर्व जब फौजी एक घर वापस आता है तो उसके पास जो है फिर से एक यंग काल में वो आता है तो उसके पास फिर से एक वो होता है अपने परिवार की आजीविका, क्योंकि खर्चे उसके बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे में स्वरोजगार की बात होती है, दूसरे नौकरी की बात होती है। लेकिन हमने पाया है कि जो फौजी हैं जब वो जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी स्कीम्स होती हैं उनमें पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है कि ये कहकर कि आप तो ऑलरेडी फौज से आए हैं, आपको तो पेंशन मिल रही है, आपको क्या ज़रूरत है। इसको लेकर क्या कहना सर? देखिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी, सब्सिडी अर्से जो किस स्तर तक देना है, कौन कौन उसमें जो है पात्र हैं, इसके बारे में तो मैं अधिक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के पास हर स्कीम के बाद उनकी जो है इसमें सर मैं ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि लिखा रहता है कि पूर्व सैनिकों के लिए इतना इसमें प्रतिशत मिलेगा। पूर्व सैनिकों का जनरली प्रतिशत जो है आम लोगों से 5% ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में उनको मना कर दिया जाता है क्योंकि उनका बाकायदा लिखा हुआ है, फिर भी मना कर दिया जा रहा है। तब की स्थिति में सर तो अरसे जो ऐसा है, तो आपने आवेदन किया है तो उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके साथ में हमें बताएं, और हम उस विभाग से कोशिश करेंगे कि उनको भी जो है इसका लाभ दिया जाए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जब भी हम आते हैं हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, या हम जब भ्रमण में जाते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि आप देखिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ आपके इनकम के लिए छोटा बहुत जो है उसमें ऐड ऑन हो जाए आपके पेंशन पर, जो कि ताकि आप अपने परिवार को और अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सकें। इसके लिए हम हमेशा बताते हैं, और हमारे जो निदेशालय है और उसके माध्यम से भी हम लोग कुछ एक कोर्स वगैरह चलाते हैं, जिससे जीविका में अपनी आय की वृद्धि हो। तो ये बताने के बावजूद भी हमारे पास इसमें बड़ा, हमारे पूर्व से मैं ये कहूँगा, पूर्व सैनिक में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, और अरसे जो ऐसे कोई हैं तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसमें जो है अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग पूर्व सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने होम स्टे वगैरह किया है, बट इसके लिए इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी योजना के तहत आप करना चाहते हैं, जैसे एक उत्तराखंड में एक होम स्टे, यदि आपके पास अपना घर है और इस पे आप लोग कर सकते हैं, इसमें अच्छी सब्सिडी है। अरसे जो कोई पात्र हैं उनका डायरेक्ट अरसे जो आपने अप्लाई किया है उसमें नहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप हमें बताएं, हम जो अथॉरिटी है उनसे हम बताएंगे कि आप जो है इनका भी काम करें। और उसी प्रकार से मच्छी पालन है, और जो है पॉली हाउस है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में कई स्कीमें हैं। तो आप आगे आइए, और मैं सभी से कहता हूँ कि इस पे करिए, इसमें मेहनत तो है, आप लोग करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि हमारे
सैनिक जिन्होंने अपनी 20-25 साल 30 साल फौज में दिया है और इतनी कठिन परिस्थितियों में काम किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते। जब एक साधारण आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उसमें आप लोग आगे बढ़ें और जो भी पात्रता है उसके लिए हम विभाग से बात करेंगे और उसमें आपकी पात्रता है तो जो सब्सिडी है उसके लिए जो नियमानुसार होगा वो हम उनके लिए देने के लिए आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ पर आकर मिली और आप लोगों के जो कि ये काम आएंगी, जिस तरह से आपके पीपीओ को लेकर है, जिस तरह आपके स्वरोजगार को लेकर है, जिस तरह आपके व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आप उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लीजिए। आप आइए और आपको बता दिया गया है कि प्रत्येक जिले में जितने ब्लॉक हैं वहाँ पे ब्लॉक प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई है। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं और उस फॉरम को उठा सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी सुनवाई आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है तो आप जिले में जो हैं अधिकारी, हमारे जो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के जो अधिकारी यहाँ पे रहे हैं, उनसे आकर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, सबूतों के साथ समस्या रख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा पूर्व सैनिकों को कि जिनका स्पर्श में बैंक के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से कभी हो नहीं पा रहा है, तो आप हमारे ऑफिस में आएँ। हम भी जो है इसका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं से उनका हो नहीं पा रहा है या वो ऑफिस में कभी कैंटीन में आ रहे हैं, कुछ इधर अपने काम से जिला सैनिक कल्याण टिहरी में आ रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए। हम भी आपकी जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए स्पर्श के माध्यम से और अदरवाइज ऑल्सो जो जीवन प्रमाण के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का दूर दराज में आज भी मेरी एक टीम गई हुई है और समय समय पर हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि जब कभी ऐसा कैंप होता है अधिक से अधिक आप लोग आएँ, ताकि हम केएसबी की स्कीमें, उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीमें, सैनिक संस्था की स्कीमें और डॉक्यूमेंट से जो काफ़ी तकलीफ़ें हैं, जो वेरिएशन है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई त्रुटि है, पेंशन में कोई त्रुटि है, इस प्रकार की जो है समस्या हम वहाँ पे आकर के तुरंत ही इसका समाधान भी करेंगे। और से जो कोई केसेस हायर अथॉरिटी को रेफ़र करना होगा, जैसे रिकॉर्ड ऑफिस है, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद है, स्पर्श है, वहाँ तक हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करने हेतु इनको प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी जानकारी आपने दी और जिस तरह से ये हमारा एक प्रथम पार्ट था, हम आज यहाँ पर पहुँचे थे और हमने आपकी समस्याओं को लेकर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सर से शेयर की। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपकी कोई और समस्या है आप हमें कमेंट करें, हमें भेजें। हम अगली बार से जो हमारा पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि सर के साथ वो समस्याएं शेयर करें। आप किसी भी ज़िले से हो सकते हैं, उस समस्याओं का एक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है अन्य लोग भी उस समस्याओं को शेयर कर रहे हों। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप उस शिकायत का समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे थे उत्तराखंड की आवाज़। मैं हूँ हर्षमणि उनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद।